तो आप अपने गृह जिले के बारे में बताइए। जी सर, मैं राजस्थान के हरदे अजमेर के अंदर जो सरवाड़ खंड है यहाँ का निवासी हूँ। और जो अजमेर नगरी है ये धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, इन दोनों धर्मों के धार्मिक समन्वय की दृष्टि से भी ये नगरी प्रसिद्ध है। जहाँ पुष्कर के अंदर हिंदू धर्म के समन्वय के रूप में ब्रह्मा मंदिर प्रसिद्ध है, वहीं अजमेर नगर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो ऐतिहासिक दरगाह है वो अवस्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थल है जो काफी प्रसिद्ध है एवं पर्यटन की दृष्टि से भी काफी ख्याति रखते हैं। जी सर। बहुत अच्छा। तो ये अजमेर जिला है, ये राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में आता है अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो? ये सर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश श्रेणी के अंदर आता है। अच्छा, इस भूभाग में का कुछ क्षेत्रफल जनसंख्या के बारे में बताइए। जी सर, ये मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो गोद में अजमेर जिला स्थित है। और इस क्षेत्र के अंदर 9% क्षेत्र के अंदर 10% आबादी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, निवास करती है। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य अरावली के अंदर तारागढ़ नाम की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। जी, बहुत अच्छा। तो इस मध्य अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जी सर, यहाँ पर एक तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी। अच्छा। तो इन मिट्टियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से किया है, तो उसमें आप इन पर्वतीय मिट्टी को किस श्रेणी में रखना चाहोगे? सर पर्वत ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, इसमें सर मैं उन नामों को याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। वो एंटीसोल कोई ऐसे ही बात कुछ, नहीं, जो थोड़ा स्मृति से बाहर है अभी। कोई बात नहीं। जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें कोपेन का वर्गीकरण आता है। जी तो ये सर। मध्य अरावली किस में आएगा फिर? कौन से को वर्गीकरण में आएगा? ये सर हम्म, सर अभी मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको सही से। कोई बात नहीं। तो अपने जिले के कुछ उद्योगों के बारे में बताइए जो प्रसिद्ध हो। जी सर, ये ब्यावर है जिला, जो जो श्री सीमेंट की जो सबसे बड़ी जो इकाई है उसके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर वस्त्रों की दृष्टि से सर्वप्रथम जो एडवर्ड मिल है उसकी स्थापना भी सेठ दामोदर दास द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो सबसे बड़ी जो इकाई है चेकोस्लोवाकिया की मदद से अजमेर के अंदर 1968 के अंदर स्थापित की गई थी। एवं यहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट की भी एक बड़ी इकाई अजमेर के अंदर कार्यरत है। और अजमेर के अंदर जो सरस डेयरी है वो भी पूरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये महत्वपूर्ण उद्योग है सर यहाँ। जी, और साथ ही बहुत साथ अच्छा। सर एक किशनगढ़ है जो संगमरमर की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण पहचान रखता है। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। हाँ, अब धन्यवाद विषय सर। विषय करेंगे, आगे जारी रखें। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। काव्य शास्त्र की जानकारी रखते हैं आप? हाँ जी मैडम। है काव्य शास्त्र? मैडम, काव्य शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य धन शास्त्र। और काव्य शब्द की जो परिभाषा है वो शब्द अर्थों सहितम काव्य, जिसमें शब्द और अर्थ से सहित का भाव जो लिए हुआ है उसे काव्य कहा जाता है। काव्य जो रस प्रदान करता है वो काव्य है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा प्रदान की है। उनमें से जैसे भामाने
शब्दार्थो संहिता काव्यम, और ऐसे ही वामन ने व्यवस्थिना पदावली शब्दार्थो काव्यम कहा है। इसी प्रकार अपने जो वाक्य रसात्मक काव्य में विश्वनाथ जी ने परिभाषा दी है, तो काव्य इन सभी परिभाषाओं से युक्त है, और जिस शास्त्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसे काव्य शास्त्र कहा जाता है। रस किसे कहते हैं? जी मैडम। किसे कहते हैं? रस की परिभाषा दे। जी मैडम, रस साहित्य शास्त्र की दृष्टि से हम जब किसी साहित्य अथवा काव्य का जो अध्ययन करते हैं तब हमें अलौकिक अनुभूति होती है, और हम अपने आसपास के परिवेश से निर्विकल्प हो जाते हैं। उस स्थिति में अपना जो हृदय है वो उस विषय वस्तु तक ही केंद्रित हो जाता है, उसे रस कहा जाता है। उसमें एक आनंद की प्राप्ति होती है, और ये ब्रह्मानंद सहोदर होता है। ये चिन्मय समान है, स्व प्रकाश आनंद है रस। क्या है ये? जी मैडम। में है ये किसने कहा है? जी मैडम, विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी ने इनको चिन्मय कहा है, स्व प्रकाश आनंद कहा है। की संख्या कितनी है? जी मैडम, 9। स्थायी भाव? जी मैडम, स्थायी जब किसी जब व्यक्ति के हृदय के अंदर जो रस स्थायी रूप से जो बसे होते हैं उसे स्थायी भाव कहा जाता है, जो किसी कारण विशेष के होने पर उत्पन्न हो जाते हैं। स्थायी भाव के नाम बताइए। स्थायी भाव मैडम, जैसे रति भाव है, और श्रृंगार स्थायी रति भाव है, और ये क्रोध, रति, और अ, जुगुप्सा, और अद्भुत, ये विभिन्न प्रकार के स्थायी भाव है। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव वे भाव होते हैं जो व्यक्ति के हृदय के अंदर परिस्थिति वश आते और जाते रहते हैं, और ये स्थायी भाव को परिपुष्ट करने का कार्य करते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है। याद है आपको 33 या कुछ याद है तो बताएंगे नाम? जी मैडम, जैसे अभिहिता भाव है, और इसके अतिरिक्त संदेह भाव है, इसके अतिरिक्त संदेह भाव है, अविद्या भाव है, और ये ऐसे करके विभिन्न भाव है मैडम, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। काव्य काव्य प्रयोजन को समझाइए। काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य की रचना जिस लक्ष्य के आधार पर की जाती है वो काव्य प्रयोजन कहलाता है, और काव्य की प्रयोजन और रचना के कारण काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। और काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में क्या अंतर है? जी मैडम, काव्य हेतु का मतलब होता है वे कारण जिनके कारण काव्य की रचना की जा सकती है, अर्थात व्यक्ति के अंदर वो निहित क्षमताएं जिसके कारण वो काव्य की रचना करने में समर्थ होता है, वो काव्य हेतु कहलाता है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, अभ्यास एवं व्युत्पत्ति। जबकि काव्य प्रयोजन होता है कि काव्य की जो रचना है वो किस निमित्त की जा रही है, वो काव्य प्रयोजन कहलाता है। और इस काव्य प्रयोजन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे आनंद की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अथवा किसी लोक मंगल कार्य के लिए। किसने जी बताया है ये? आचार्य मम्मट के द्वारा जो बताए गए हैं काव्य प्रयोजन, बता सकते हैं वो? जी मैडम, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा दी है, और उन्होंने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं, जिसमें अर्थ की प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, कांता समेत उपदेश के लिए, और शिवता रक्षी अर्थात विभिन्न प्रकार के विनाशकारी कार्यों को रोकने के लिए, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन्होंने छठा बताया है अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए। ये 6 उद्देश्य बताए हैं, 6 काव्य। साहित्य जी मैडम। साहित्य में कोई जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इनके बारे में बताइए कि इनका काव्य प्रयोजन कैसा था?
एक दो उदाहरण दीजिए। तुलसीदास जी ने एक जगह काव्य प्रयोजन स्वांत सुख अपने सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने उल्लेख किया था कि मैंने अपने सुख की प्राप्ति के लिए काव्य प्रयोजन काव्य की रचना की है। साथ ही साथ लोक मंगल के लिए भी इन्होंने काव्य की रचना की है एवं अनिष्ट निवारण के रूप में हनुमान बाहु की रचना की है, जिनमें इनको जो बाहु के अंदर जो पीड़ा थी उसको दूर करने के लिए भी ये 3 प्रयोजन हमें भिन्न भिन्न जगह तुलसीदास जी के काव्य में दिखाई देते हैं। और इससे इधर मैं आपसे एक दो प्रश्न व्याकरण के पूछ सकती हूँ? जी मैडम। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जिसमें अक्षरों को लेखनीबद्ध किया जा सकता है वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। वर्णों की संख्या कितनी मानते हैं? जी मैडम, वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न प्रकार से है। जैसे 11 मूल स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं। इस अनुसार 44 वर्णों की संख्या है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन यर लव और उष्म व्यंजन स स है और संयुक्ताक्षर भिन्न है मैडम। संधि की परिभाषा देंगे? संधि किसे कहते हैं? जी मैडम, 2 वर्णों के मेल के फल स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? जी मैडम, संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उनके नाम बताइए। क्या मैडम? संधि के भेद हाँ, बताइए, तीन भी। कितने प्रकार? जी मैडम, 3 प्रकार है ना। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? जी मैडम, स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि एवं वृद्धि संधि, 5 प्रकार है मैडम। जी सुविधा मैम, आगे प्रश्न जारी रखें। जी मैम। नमस्ते मैडम। जी सर, आप क्या पढ़ कर आए हैं आज? जी मैडम, मैं आज छायावाद रीतिकाल पढ़ के आया हूँ। छायावाद और रीतिकाल दोनों में क्या साम्यता है? जी मैडम, रीतिकाल के अंदर भी जो रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है, इस रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर अपने अंदर हृदय के अंदर बसे हुए जो भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, उसी प्रकार छायावाद के अंदर जो कवि है उनके अपने हृदय के अंदर जो विचार है उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। और जहाँ रीतिकाल है, रीतिकाल के अंदर जो काव्य धारा है उस काव्य धारा के अंदर प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। वहीं पर ही अपने को छायावाद के अंदर भी प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। छायावाद के अंदर जो जो काव्य शैली है वो काव्य शैली भी कुछ कुछ मात्रा में छायावाद एवं रीतिकाल की मिलती जुलती दिखाई देती है। साथ ही साथ जो जी सर, छायावाद। रीतिकाल के एक कवि हैं जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध कहे जाते हैं। उनको देख के से उनकी सवारी जब निकलती थी तो ऐसे राजा महाराजाओं जैसी शोभा दिखाई देती थी। तो ये ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है? जी मैडम, पद्माकर के लिए ऐसा विख्यात है। जी सर, पद्माकर का आपको कोई पद याद है? ये ऋतु वर्णन और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कोई ऋतु वर्णन या त्योहारों का कोई पद सुनाइए सर। जी मैडम, ये कभी मुस्काए कभी कभी मुस्काए आइए लल्ला केलन होली, ऐसे करके पंक्तियां याद आ रही थोड़ी सी मैडम। जी सर, रीतिकाल में आपको कौन से कवि सर्वाधिक प्रिय हैं? जी मैडम, बिहारी काफी पसंद है। बिहारी का कोई नीति का दोहा सुनाइए।
नर की अरु नल नीर की एक ही गति होई, ते तो नीचे चाले वे तो ऊंचो होई। इसका भाव स्पष्ट करेंगे सर? जी सर, जी मैडम, ये नल नल नर और नीर पानी की गति एक ही है। जितना व्यक्ति संयमित होकर चलता है, जितना अच्छा होकर चलता है, उस अनुसार ही उसकी स्थिति एवं उसकी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? जी मैडम, इसमें एक यमक अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। आप स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को कोई पाठ पढ़ाइए। मैडम, पाठ मतलब अध्याय पढ़ाना, ये पद्य या कुछ गद्य भी, या? हाँ, आप उनको उनको कक्षा में आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं अपने, जी मैडम। पर उनका स्तर, हाँ, स्नातक स्तर का हो। जी मैडम। विद्यार्थियों, आज हम सभी अ, बिहारी की जो काव्य सौष्ठव है उसके संदर्भ में आज अध्ययन करेंगे। आप सभी पूर्ण तन्मयता के साथ में बिहारी के जो दोहे हैं उनके भाव पक्ष एवं कला पक्ष के संदर्भ में सीखेंगे। बिहारी ने संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, साथ ही साथ प्रकृति चित्रण एवं नीति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के दोहे लिखे हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार का एक दोहा इस प्रकार है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करत है नैने नैने सुबात। इस उक्त दोहे के अंदर बिहारी द्वारा जो 8 प्रकार के जो श्रृंगार की जो स्थितियां हैं, संयोग श्रृंगार की, उसका वर्णन किया गया है। जिसमें एक जो भवन है उसके अंदर नायक एवं नायिका दोनों बैठे हुए हैं, और नायक और नायिका आंखों से एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। और उसमें जो कहत, यानी कि नायक नायिका को प्रेम के लिए निवेदन करता है, तो वो कहना हो गया कहत नटत। तो नायिका इस प्रस्ताव का खंडन कर देती है, ये नटत हो गया, कहत नटत रिजत। और और जैसे ही नायिका इसके लिए मना करती है, फिर भी नायिका की इस अदा पर बहुत ही प्रसन्न होकर पूर्णतः उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कहत नटत रिजत खिजत, और ठीक इस है, प्रकार के बढ़िया नायक पढ़ाया के आपने। भी। जी मैडम। ठीक है, बैठिए। एक दूसरा आपने बताया कि आप छायावाद पढ़कर आए हैं, तो जी छायावाद को स्वतंत्रतावादी काव्य क्यों कहा जाता है? जी मैडम, छायावाद को स्वतंत्रतावादी काव्य कहने के पीछे छायावाद जो अपने पूर्व के कालों से जो पूर्व के जो काल थे, उन कालों के अंदर जो बंधन थे, उन बंधनों से काफी हद तक अपने आप को स्वतंत्र करते हुए प्रतीत होता है। साथ ही साथ जो देवी की जो स्थिति थी उसके अंदर इतिवृत्तात्मकता थी, वर्णन प्रदान था, और जो स्थूलता थी, वहीं पर छायावाद के अंदर व्यक्तिनिष्ठता आती है, कल्पना प्रधानता आती है, एवं सूक्ष्म चीजों का समावेश होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति की जो आत्मा अभिव्यंजना एवं वैयक्तिकता की जो भावना है उसका समावेश छायावाद में होता है। इसीलिए इसको स्वातंत्र्योत्तर कहा जाता है। जी सर। छाया, मेरा अंतिम प्रश्न है, जी मैडम। छायावाद में जो रहस्यवाद का भाव था, उसका मूल प्रयोजन क्या था? जी, छायावाद जो रहस्यवाद, छायावाद के अंदर जो रहस्यवाद है वो कहीं 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 अनेक स्थानों पर प्रकट होता है। छायावाद का जो रहस्यवाद कहीं कहीं अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रस्तुत होता है, जैसे महादेवी वर्मा के काव्य में देखा जा सकता है, जिसमें अज्ञात प्रियतम के प्रति अपने विषयों को व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं मूलतः कहूँ कि रहस्यवाद का क्या कारण है, तो अपने हृदय के भावों को, जो भाव है उसको व्यक्त करने की व्यक्त जब किया गया है, उन सभी व्यक्त विचारधाराओं के कारण ही रहस्यवाद स्वतः इसमें आ गया है। तो अपने मन के जो विचार थे, कहीं प्रकृति से जोड़ के उन विचारों को व्यक्त किया गया, कहीं अपने मन के जो अपने जीवन के अंदर जो परिस्थितियां थी, संघर्ष थे, उन संघर्षों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से तारतम्य स्थापित करके विचारों को व्यक्त किया गया। इसी वजह से स्वतः ही रहस्यवाद शामिल हो गया इसमें।
जी मैडम। जी सर, सुविधा धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। जी मैडम, बहुत